हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट हैं, इसके अलावा जो है डेली एमसीक्यूज़ हैं, प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्न हैं, जीके है, सभी तरह का जो कंटेंट जुडिशरी एग्जाम में आता है वो उपलब्ध है। तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड, जैसा कि हम आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो हम जो चैप्टर 2 यानी साधारण स्पष्टीकरण जो है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने सेक्शन 1 से 38 तक सभी सेक्शन 37 तक सभी सेक्शनों को पढ़ लिया था और आज हमारी क्लास का 13वां दिन है और सेक्शन 38 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 1 से 37 हमने सभी सेक्शनों को समझ लिया था। तो आप अपना बैरेट खोल लीजिए। सबसे पहले हम सेक्शन 30 जो 8 है उसको रीड करते हैं। सेक्शन 38 बैरेट में आ जाइए। सेक्शन 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये लिखा हुआ है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है तो उसमें अगर जितने भी व्यक्ति शामिल हैं तो वह उस क्रिमिनल एक्ट में जितने भी क्राइम किए गए अलग अलग रूप में, तो उसमें वो दोषी हो सकेंगे। ये सेक्शन 38 प्रोविज़न करता है कि जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये इसमें बोला गया है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। इसमें बोला गया है आपराधिक कार्य में संपृक्त यानी शामिल व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यानी ये एक सिचुएशन को क्लियर कर रहा है कि अगर क्राइम जो हो रहा है उसमें कई व्यक्ति शामिल हैं तो उन पर लायबिलिटी किस प्रकार से आएगी, क्या सेम लायबिलिटी आएगी या अलग अलग लायबिलिटी आएगी। तो इस सेक्शन 38 आईपीसी का इस सिचुएशन को क्लियर कर देता है कि आपने जिस तरह का एक्ट क्राइम में किया है उसी के लिए आप लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि 5 व्यक्ति है उसमें से 2 व्यक्ति थी उन्होंने मर्डर किया, 3 व्यक्तियों ने मर्डर नहीं किया, तो सभी को मर्डर के लिए ही पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है। लायबिलिटी आपके एक्ट पर निर्भर करेगी, आपके इंटेंशन पर निर्भर करेगी। ये डिसाइड करेगा आईपीसी सेक्शन 38। तो इसमें यही बोला गया है कि जब कई व्यक्ति, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल अभी दे भी दिया, कई व्यक्ति हैं किसी आपराधिक एक्ट को यानी क्रिमिनल एक्ट को, किसी आपराधिक कृत्य को, किसी क्राइम को करने में लगे हुए हैं, शामिल हैं, तो वह उस एक्ट के आधार पर ही दोषी होंगे। यानी एक्ट के आधार पर ही, एक्ट के आधार पर ही दोषी होंगे। यही इसमें बोला गया है। मान लीजिए इन तीनों व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का जो है किडनैप करने का प्लान बनाया कि फिरौती के लिए हम उससे मांग करेंगे। तो इन्होंने किसी व्यक्ति को दिल्ली से किडनैप किया और जयपुर में रखा। अब उसमें से जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने उसका मर्डर कर दिया और एक व्यक्ति को उसका ये इंटेंशन नहीं था, आशय नहीं था कि मैं मर्डर करूंगा, बस मैं इसमें शामिल हूँ फिरौती के में। तो यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका मर्डर किया है उनको लायबल किया जाएगा और इसको नहीं। यही इसमें, अगर मान लीजिए इनका इंटेंशन तीनों का ऐसा था कि इसको हमें वहाँ जाके मर्डर करना है, तो फिर तीनों लायबल होंगे क्योंकि सेक्शन हमारा 34। लेकिन यहाँ लायबिलिटी अलग अलग एक्ट किए जा रहे हैं। मान लीजिए इस व्यक्ति ने जो है गाड़ी का ड्राइवर था और ये 2 व्यक्ति जो है इन्होंने किडनैप किया और वहाँ जयपुर में इसको रखा। अब
दोनों व्यक्तियों ने उसका वहाँ पर मर्डर कर दिया, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर, उसको तो यही इंटेंशन था उसका कि हम इसको किडनैप करके जयपुर ले जा रहे हैं, उसको ये इंटेंशन नहीं था, उसने वो शामिल नहीं हुआ उस एक्ट में। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि तीनों को ही हत्या के लिए जो है दोषी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर उनका इंटेंशन और उनकी जो एक्ट है उसमें भागीदारी देखी जाएगी कि आपने किस एक्ट में किस तरह की भागीदारी जो है एक्टिव रूप से निभाई थी। यहाँ ड्राइवर था, ड्राइवर का काम कर रहा था, बस वो उनको ले जा रहा था इधर से उधर। तो इस तरह से, लेकिन उन्होंने हत्या इन दोनों व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की, तो यहाँ पर लायबिलिटी इन पर आएगी हत्या के लिए, और इस व्यक्ति पर अलग लायबिलिटी आएगी अपराध में शामिल होने के लिए, भागीदारी निभाने के लिए। तो इस तरह से ये सेक्शन 38 क्लियर कर रहा है कि अगर आपराधिक कार्य में अगर संपृक्त व्यक्ति हैं तो वह अलग अलग पनिशमेंट के आधार पर, विभिन्न अपराधों के आधार पर दोषी हो सकेंगे। अब यहाँ पर वो किडनैपिंग के आधार पर पनिश किया जाएगा ड्राइवर, क्योंकि उसमें शामिल उसका इंटेंशन था, इनके साथ भागीदारी निभा रहा था, तो किडनैपिंग में गाड़ी चला रहा था, तो वहाँ पर इसको, लेकिन इन्होंने मर्डर किया इन दोनों व्यक्तियों ने, तो इस तरह से इनकी लायबिलिटी अलग बनी और इनकी लायबिलिटी, इन पर फिरौती जो किडनैपिंग की जो लायबिलिटी है वो तो तीनों पे बनी है, लेकिन मर्डर की जो लायबिलिटी है इन दोनों भी व्यक्ति पे बनी है, क्योंकि इन दोनों ने व्यक्ति एक्टिव रूप से उस पर कार्य किया है। तो इस तरह से सेक्शन 38 एक जो है सिचुएशन क्लियर करता है कि कोई भी अगर अपराध किया जाता है तो उसमें उन व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर उनका दायित्व निर्धारित होता है। तो ये सेक्शन 38 क्लियर करता है। अब जो सेक्शन 34 जो था हमारा, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी ही थी कि वहाँ पर भी कई व्यक्ति कार्य कर रहे थे। मान लीजिए वो भी किसी का जो है किडनैप करने वाले थे और उसको जयपुर में रखने वाले थे, लेकिन वहाँ पर उनका पूर्व प्लान था, पूर्व नियोजित योजना थी कि हम मिलकर उसका किडनैप करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने किडनैप किया, तो उसके लिए तीनों लायबल हुए। लेकिन वहाँ तीनों जो व्यक्ति थे उसमें से एक ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, और दोनों ने मर्डर किया। तो वहाँ सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी बनी मर्डर की इन दोनों पर बनी, लेकिन किडनैपिंग के लिए सभी पर बनी, उस व्यक्ति पर जो है किडनैपिंग के लिए ही आएगा, क्योंकि वह उस मर्डर में शामिल नहीं था, एक्टिव नहीं था, क्योंकि उनका प्री प्लान तो था किडनैपिंग करना, लेकिन हत्या इन्होंने कर दी। उनका पहले प्लान था कि हम इसे जयपुर में रखेंगे, घर वालों को फ़ोन करेंगे, वो पैसे देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूर्व नियोजित योजना इनकी बनी थी, लेकिन दो ने उसका मर्डर कर दिया, एक ने नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर था, वो उसको ये इंटेंशन उसका नहीं था कि मर्डर करे, वो शामिल भी नहीं हुआ उस अपराध में। तो अगर वो अपराध में शामिल नहीं हुआ तो उस पर लायबिलिटी मर्डर की नहीं बनेगी। तो यही सेक्शन 34 और 38 के अंतर्गत दोनों को शामिल करते हुए एक सिचुएशन को आईपीसी में क्लियर किया गया है कि अगर आपराधिक कार्य में अगर कई व्यक्ति शामिल होते हैं तो वह उसके अनुसार ही लायबल होंगे। ये है, इसका एक सूत्र भी है सेक्शन 38 का कि भिन्न भिन्न आशय, अगर सूत्र है भिन्न आशय, भिन्न आशय प्लस समान कृत्य, इसको आप लिख सकते हैं भिन्न दायित्व। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि इंटेंशन उनका अलग अलग है, मान लीजिए सेम भी हो सकता है, इंटेंशन अलग था किडनैपिंग करेंगे, समान कृत्य किया जा रहा है, तो भिन्न दायित्व बनेगा। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, अब एक तो ड्राइवर है, एक जयपुर में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, ये दिल्ली में बैठा है, ये जयपुर में बैठा है, और ये ड्राइवर है। तो दिल्ली में इसने एक व्यक्ति को किडनैप किया और जयपुर में ये इंतज़ार कर रहा है कि इसको हम यहाँ, मतलब आश्रय दे रहा है कि यहाँ रुक सकते हो, तुम इस होटल में रुक सकते हो, और ये ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है कि हम इसको वहाँ पर ले जाएंगे, इस तरह का आशय है। या फिर ये ड्राइवर जो है
कि अगर पैसा नहीं देगा तो मैं इसको मार दूंगा, यानी ये मर्डर कर रहा है, मर्डर करेगा उसका, ये मतलब अपराधी एक्टिविटी का खूंखार व्यक्ति है। तो ये दिल्ली से जयपुर इसको ले गया, जयपुर में इसने इसको ठहराया, इस व्यक्ति ने, दूसरे ने, और तीसरे ने इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ यही बताया गया है कि मान लीजिए अगर भिन्न आशय भी है कि भैया मैं इसको जयपुर में ले जाऊंगा, ये यहाँ पर इसको कैद करेगा जयपुर में दूसरा व्यक्ति, इसका से किडनैपिंग करना है, और ये तीसरा अगर फिरौती मान लीजिए नहीं देते हैं तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ अलग अलग इंटेंशन है, अलग अलग करते हैं, भले करते समान है कि हम उसमें एक ही कृत्य कर रहे हैं कि उसको किडनैप करके फिरौती की मांग करना, लेकिन यहाँ दायित्व बनेगा उस एक्ट के आधार पर कि भिन्न आशय हो, समान कृत्य हो, लेकिन दायित्व बनेगा अपराध का आपके एक्ट के अनुसार, कि जैसे इसने यहाँ से इसको किडनैप किया, इसने आश्रय दिया, इसने इसका मर्डर किया, तो ये तीनों पर लायबिलिटी उसके एक्ट के अनुसार बनेगी और उसके द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 38 यही क्लियरफाई करता है कि आपराधिक क्राइम में अगर संप्रक्त विभिन्न अपराध के दोषी हैं तो उन पर लायबिलिटी भी विभिन्न प्रकार के अपराध जो हैं, जो किए गए हैं, उनके अनुसार ही बनेगी। यही सेक्शन 38 क्लियर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने तीनों व्यक्ति जो है उन्होंने अलग अलग एक्ट किए, अपराध किए, तो तीनों को हत्या के लिए ही पनिश कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट भी अपनी सिचुएशन देखता है, सबूतों को देखता है, जांच को देखता है, अन्वेषण को देखता है, उसके बाद सारी प्रक्रियाओं को डिसाइड करके ही अपराधी को दोषी ठहराता है। तो यही सेक्शन 38 जो है क्लियर करता है आईपीसी का, कि अगर भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो, अलग अलग इंटेंशन हो, उसके कारण अगर एक ही कार्य का परिणाम विभिन्न अपराधों व्यक्तियों द्वारा अलग अलग दायित्वों का सृजन करता है तो उन पर भी लायबिलिटी भी अलग अलग ही होगी। तो ये सेक्शन 38 को हमने कई तरह से समझ लिया है। अगर भिन्न आशय हो, समान आशय हो, तब भी अगर एक्ट किया जा रहा है भिन्न इंटेंशन से या समान इंटेंशन से, लेकिन लायबिलिटी उन पर उस एक्ट के अनुसार ही बनेगी, ये बताया गया है इसमें। जैसे सेक्शन 34 में तो पहले ही प्री प्लान था कि हम किसी व्यक्ति का जो है किडनैप करेंगे और उसको वहाँ पर मार देंगे, तो अगर ऐसी प्री प्लान योजना है तो वहाँ पर सबके लिए एक जैसी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन भिन्न आशय, यहाँ सेक्शन 38 में अगर भिन्न आशय है कि भैया एक व्यक्ति तो जो है इसको ले जाएगा जयपुर, एक उसको वहाँ किडनैप करके अंदर रखने के लिए जगह होगी, एक ड्राइवर जो है अगर मान लीजिए फिरौती नहीं देता है तो इसको मार देगा। तो इस तरह से अलग अलग इंटेंशन उनका अलग अलग है कि मैं ऐसा कार्य करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो भिन्न भिन्न इंटेंशन है तो और सेम कृत्य कर रहे हैं तो फिर उन पर लायबिलिटी अलग अलग बनेगी। इसको एक एग्जाम्पल दृष्टांत दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछते हैं दृष्टांत को। एक गंभीर प्रकोपन की परिस्थिति में जेड पर आक्रमण करता है, यानी ए नाम का एक व्यक्ति है, जेड नामक एक व्यक्ति है। ये क्या होता है? गंभीर प्रकोपन, इसको गंभीर प्रकार का प्रकोपन दिया जाता है कि आवेश में आ जाए, ये गंभीर प्रकोपन की स्थिति पर जेड पर ये आक्रमण कर देता है। अब क्या होता है, जेड का उसके द्वारा वध किए जाना केवल आपराधिक मानव वध है, यानी एड के द्वारा अगर गंभीर प्रकोपन यानी आवेश में आकर कि भैया ये गुस्से में आकर इसने मतलब इस तरह का झगड़ा हुआ ए और जेड के बीच में कि वो ये भी उससे लड़ रहा था, ये भी एक दूसरे मारा पीटी हो रही थी, दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। तो इसने बचने के लिए या किसी अन्य वजह से इंटेंशन से, ऐसा इंटेंशन थी कि मार रही इस सीरीज को, इसका हत्या करना इसका इंटेंशन नहीं था। तो गंभीर प्रकोपन या गंभीर आवेश में आकर ये आक्रमण कर देता है जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है। तो यह पनिश किया गया आपराधिक मानववध के लिए। क्यों किया गया? क्योंकि इसका इंटेंशन जानबूझकर इसको मारना नहीं था, लेकिन गंभीर प्रकोपन में इसने हत्या कर दी। तो इस तरह से ये आया जो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। उसी तरह से अब यहाँ एक और है, बी नाम का एक व्यक्ति और था। मान लीजिए ये तो पहली सिचुएशन हो गई, ये दूसरी सिचुएशन। बी नाम का व्यक्ति जो है इससे दुश्मनी रखता है जेड से कि यह पहले से इसकी ज़्यादा दुश्मनी है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये अब बहुत नाटक कर रहा है। तो बी जो जेड से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के इंटेंशन से। अब यहाँ पर इसका इंटेंशन है, आशय है, वहाँ उसका आशय नहीं था, इसका आशय नहीं था, यहाँ आशय है।
क्योंकि वहाँ तो गंभीर प्रकोपन था, यहाँ इसका इंटेंशन है कि मैं इसकी दुश्मनी रखता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ये नाटक कर रहा है, अब मैं इसको मार डालूँगा। तो समय देखकर वो जेड का वध कर देता है, यानी किसी भी प्रकार के गंभीर प्रकोपन में वशीभूत नहीं होता है वो, बस उसका कहीं पर मौका देखकर उसका मर्डर कर देता है। तो एक ही सहायता यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि जेड, जैसे बी जो जेड से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए जेड का वध करने की में एक ही सहायता करता है। अब यहाँ एग्जाम्पल ये बताया गया है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि ए दोनों और जेड के बीच में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, और बी वहाँ खड़ा है और जेड से दुश्मनी रखता है। तो वो सोचता है कि ये मौका अच्छा है, ए इसको मार देगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बी जो था वो बी नाम का व्यक्ति वह जो है ए को क्या करता है, उसमें सहायता करता है, ले मैं तुझको ये हथियार देता हूँ, चाकू देता हूँ, ले से इसको मार दे। तो इस तरह से उसने अपने इंटेंशन से ए की सहायता की जेड को मारने में। अब यहाँ यही बता रहा है कि आपराधिक कार्य में संप्रक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों की, अब यहाँ ए तो जेड था, गंभीर उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन गंभीर प्रकोपन में लड़ रहे थे, उस पर हमला किया, लेकिन उसी का फ़ायदा उसका पास करा एक बी जो नाम का व्यक्ति था, वो जेड का जाति दुश्मन था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि ए इसको मार देगा और मेरा काम भी हो जाएगा और मैं किसी पनिशमेंट का जो है लायबल नहीं हुआ। तो बी ने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक जो है चाकू जो है ए को दे दिया कि ले इससे इसको मार दे। तो यहाँ पर उसका इंटेंशन बी का मारना था, उसकी हत्या करना था, तो उसने अलग तरह से एक्टिविटी की, अलग एक्ट में भाग लिया, लेकिन आपराधिक कार्य एक ही था कि जेड को मारना है, इसका भी, लेकिन ये गंभीर प्रकोपन में था और इसका इंटेंशन ही इसको मारना था। तो यहाँ पर इसको हत्या के लिए पनिशमेंट किया गया, हत्या के लिए दंड दिया गया। तो हमने सभी तरह की सिचुएशन को खोलकर देखा कि ए यहाँ अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, या गंभीर प्रकोपन में कर रहा है इसलिए इसको आपराधिक मानव वध में किया गया, लेकिन इसका इंटेंशन ही इसको मारना है शुरू से। लेकिन भले ही इसने डायरेक्टली इसको नहीं मारा है, भले ही इसने सहायता की है उसको मारने में, जैसे जिसने चाकू पकड़ा दिया, तो भी इसने हत्या की है क्योंकि इसका इंटेंशन था जेड को मारना, भले ही उसने एक्ट अलग तरह से किया हो, इसने अलग तरह से किया हो। तो यहाँ पर यही सेक्शन 38 क्लियर करता है कि अगर जो है विभिन्न अपराध किए जा रहे हैं, उसमें आप भागीदारी निभा रहे हैं, आपराधिक कार्य कर रहे हैं, शामिल है, जेड को मारने में जो है आपराधिक कार्य हो रहा है, तो उसमें अगर जितने भी व्यक्ति शामिल हैं तो वह विभिन्न अपराधों के अनुसार, यानी जो भी अपराध हुआ उस पर उसकी मात्रा के अनुसार उन पर लायबिलिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ इसको ए को आपराधिक मानववध के लिए दोषी पाया गया और बी को सीधे हत्या के लिए जो है दोषी पाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोर्ट देखता है कि अपराध किस तरह से किया गया है, किस तरह तक हद तक किया गया है। तो ये पूरे सिचुएशन सेक्शन 38 में क्लियर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टांत है और इसको सेक्शन 38 को इम्पोर्टेंट लगाइए। तो ये हमारा सेक्शन 38 कंप्लीट हुआ। अब हमने सब सेक्शन 38 को हर जगह से समझ लिया है, सिंगल लेकर भी समझ लिया है, डबल सारी सिचुएशन समझ लिए, एक एक एग्जाम्पल को समझ लिया है। अब सेक्शन 39 ये इम्पोर्टेंट है, स्वेच्छा की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। स्वेच्छा यानी वॉलेंटरली, इंग्लिश में से कहते हैं अब इसकी डेफिनेशन को हम बैठ से पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, ये तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था।
क्या बोला गया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा से यानी मैं सेल्फ होके करता हूँ, ये कब कहा जाएगा सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, जब वह उन साधनों से करता है जिनके द्वारा उसको कायद करना आवश्यक था। यानी ऐसे उसके पास साधन है जिसका उसको उसके द्वारा उसके पास को पता था कि मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इन साधनों से ऐसा एक्ट कर सकता हूँ, या उन साधनों द्वारा कायद करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वो जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका परिणाम ये होगा। ये बोला गया है इसमें कि ऐसे जो साधन है उनके पास जिसके द्वारा कोई एक्ट करता है और वो यह भी जानता है कि इस एक्ट से इतना नुकसान हो सकता है, ये घटना घटित हो सकती है, इसके बारे में उसके दुष्परिणामों को जानता था कि इस साधन से इतने दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में स्वेच्छा में बताया गया है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको वैसी की वैसी ही याद करनी है। ये मेंस में भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्वेच्छा की डेफिनेशन लिखें, तो आप इसको सरल भाषा में ना लिखें, वैसा का वैसा याद करने की कोशिश करें, इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, कोई व्यक्ति, हम बता रहे हैं आपको, ऐसा का ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है। इसकी डेफिनेशन ये है, कारित करता है। दूसरा, यह तब कहा जाता है, इसे टुकड़ों में आप याद कर सकते हैं, तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिसके द्वारा कारित करता है। जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। हर लाइन में कुछ ना कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज लिखी हुई है। जिन साधनों को काम में लाते समय, जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था। वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था, या विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है, कारित होना संभाव्य है। अब यहाँ क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को, कोई व्यक्ति है किसी एक्ट को, किसी किए गए एक्ट से जो परिणाम है उसको स्वेच्छा से करता है। ये कब कहा जाएगा सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको उस व्यक्ति ने ही किया है, ये कब कहा जाएगा, इस सेक्शन 39 इसको क्लियर करता है कि कोई व्यक्ति किसी एक्ट को स्वेच्छा से करता है, ये तब कहा जाएगा जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका इंटेंशन था। यानी ऐसे साधन है, चाहे बंदूक हो, चाकू हो, छुरी हो या कोई अन्य बम हो, तो ऐसे साधन हैं उसके पास और इस इंटेंशन से करता है इन साधनों के द्वारा, जिन साधनों को काम में लाते समय
जिन साधनों को काम में लाते समय, जैसे बम है तो उस साधन को काम में लाते समय उसका इंटेंशन है, इस इंटेंशन के साथ कि साधनों को मैं काम में ला रहा हूँ, तो जानता है, ये जानता है कि उससे ऐसा परिणाम कारित होना संभव है। यानी जिसके कारण को वो जानता है कि इससे ऐसा हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर ऐसा दुर्घटना घटेगी, तो ऐसे साधन जिसके बारे में उसका इंटेंशन है कि मैं ऐसा करूँगा, तो उन साधनों को काम में लाते समय वो ये जानता है कि इसके दुष्परिणाम या उसकी जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ साधनों से घट सकती है, तो तब कहा जाएगा कि उसको वो स्वेच्छा करता है। ये बोला गया है इसमें कि यानी वह व्यक्ति है वो स्वेच्छा से तभी कहा जाएगा जब वो किसके पास अगर कोई साधन है और उस साधनों के अलावा उसके पास उस साधनों के माध्यम से इंटेंशन है कोई एक्ट करने का जो क्राइम है, और साधनों को जब वो काम में ला रहा है उस इंटेंशन से कि कोई अपराध करने के लिए, तो वो ये भी जानता है कि इस साधन से इतनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को स्वेच्छा से किया है। यही इसमें बोला गया है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका इंटेंशन है, मान लीजिए साधनों के द्वारा कारित तो कर रहा है लेकिन इंटेंशन भी होना चाहिए कि मैं इन साधनों के माध्यम से ही उस एक्ट को कर रहा हूँ, तो या फिर कारित करना जानता है, तो ये कहा जाएगा, या विश्वास करने का कारण रखता है, तो ये कहा जाएगा कि परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है कहलाता है। तो ये सेक्शन 39 है कि वॉलेंट्री को हमने एक एक चीज़ को देखा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी एक्ट को स्वेच्छा से कारित करेगा, तब ये कहा जाएगा जब उसके पास ऐसे साधन है और इंटेंशन भी है कि मैं ऐसे साधनों से ऐसा एक्ट करूंगा, और उस एक्ट के परिणामों को भी वो जानता है, ऐसे साधनों के दुष्परिणामों को भी जानता है जिसको मैं उपयोग में लूँगा तो इससे ऐसा हो जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि वह स्वेच्छा से मैं इस एक्ट को करता हूँ, उसके लिए वह स्वेच्छा से लायबल होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल दृष्टांत है इसका इम्पोर्टेंट, ये आता है वैसा का वैसा ही ऑब्जेक्टिव में, उसको उठा के दे देते हैं, इसके ऑप्शंस बना देते हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसको, हम एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सिंपल भाषा में मतलब कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस इसको समझ लिया सेक्शन 39 इसकी परिभाषा को देख लिया, हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं, एक एक वर्ड को देख रहे हैं कि इसमें इंटेंशन भी होना चाहिए कि मान लीजिए साधन इसमें बोल दिया कि साधन से कारित करता है, लेकिन उसका इंटेंशन भी शामिल होना चाहिए कि ऐसे साधनों को उपयोग में लाते समय मैं जानता हूं कि इसका दुष्परिणाम ऐसा होगा। तो एक एक चीज़ को हमने समझा। दृष्टांत, दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। ए लूट को सूकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है। एक नाम का व्यक्ति है, ये क्या करना चाहता है, लूट करना चाहता है, लूट को बनाना चाहता है, सूकर बनाना चाहता है, लूट कारित करना चाहता है। तो ये क्या करता है कि एक नगर है, इस नगर में क्या करता है, ये लूट को सूकर बनाने के लिए एक बड़े नगर में एक बसे हुए गृह में एक मकान है, जिसमें क्या करता है ये कि भैया इसमें ये लूटपाट करना चाहता है, हड़बड़ाहट करना चाहता है, जिससे मैं यहाँ जो हड़बड़ाहट मच जाए और मैं अपना काम करके वहाँ से डकैती लूट कर लूँ, वहाँ पे सब चीज़ें चोरी उठा लूँ, वहाँ के सामान गहने जो भी है मकानों में उसमें लूट कर लूँ, वहाँ पैसे रखे हुए हैं 50 लाख, उनको वहाँ से हटा लूँ हड़बड़ाहट में, वहाँ पर जो है ऐसा माहौल पैदा करके कि भैया मैं हड़बड़ाहट का माहौल पैदा कर दूं जिससे लोग मकानों से निकल के भाग जाएं और मैं जो है अपना काम कर लूं, अपनी लूट को अंजाम दे दूं। तो ये ए का प्लान था। अब इस प्रकार एक व्यक्ति को मृत्यु कारित कर देता है, यानी जब वह आग लगा रहा है इस मकान में, यहाँ आसपास आग लगा रहा है, ये व्यक्ति आग लगा देता है, तो आग से इस मकान में आग लग जाती है और अंदर ही उसका एक व्यक्ति है, वह निकलने में या भागने में असमर्थ होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्ति की, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो अब यहाँ ऐसी सिचुएशन बन गई, उसका भले ही इंटेंशन नहीं था कि मैं, उसका इंटेंशन था कि मैं किसी लोगों को वहाँ किसी को घायल नहीं करूँ, बस वहाँ पर हड़बड़ाहट मच जाए, लोग भाग जाएं और मैं अपना काम कर लूँ। लेकिन फिर भी ऐसी घटना यानी ऐसी एक्टिविटी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ ए का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना हो और वह दुखी भी है कि यार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो भी यदि वह ये जानता है, संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो स्वेच्छा से मृत्यु कारित करता है। तो यहाँ पर भले ही उसका इंटेंशन जो था किसी को मारना नहीं था, वहाँ बस भगदड़ मचाना था आग लगाकर आसपास, लेकिन उस आग से जो है एक मकान में जो है आग ज़्यादा लग गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अंदर धुआं घुटने से वो निकल नहीं पाया, धुआं भर गया। तो उस व्यक्ति भले ही ए जो है दुखी भी है कि यार वो मरा क्यों, और उसका अशुभ, तो उसका जो यहाँ पर आशय भले ही जो है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना ना हो, लेकिन आग लगाना यानी आग लगाने का जो साधन उपयोग में लिया उसने, तो उस आग के लगाने से वो ये जानता था कि मान लीजिए यहाँ आग ज़्यादा फैल सकती है, अंदर भगदड़ में व्यक्ति मर सकते हैं, दम घुटने से व्यक्ति मर सकते हैं। तो आग के दुष्परिणामों के बारे में ये व्यक्ति जो था वो जानता तो था, भले ही उसका इंटेंशन किसी को मारना ना हो, तब भी उसको जो है इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, मृत्यु कारित का दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिचुएशन स्वेच्छा तब हुई, भले ही उसने साधन का उपयोग किया आग लगाना, लेकिन उसका इंटेंशन भी ना हो किसी व्यक्ति को मारना, लेकिन उस आग यानी जो साधन है उसके दुष्परिणामों को वह अच्छे भले से जानता था कि इसके जो है ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसी दुर्घटना घट सकती है, तो उसको लायबल ठहराया जाएगा एक ही मृत्यु के लिए। तो यही सिचुएशन दृष्टांत ने सेक्शन 39 ने स्वेच्छा से उसने ये कार्य किया है, भले ही वह उसका इंटेंशन न हो, लेकिन किन्हीं साधनों द्वारा उसको स्वेच्छा से कारित करता है, तब कहा जाएगा जब वह उसके परिणाम को जानता है, अच्छी भले से जानता था कि आग से ऐसी घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, भले ही उसका इंटेंशन उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसे लायबल ठहरा जाएगा और ये माना जाएगा कि ए व्यक्ति ने ये कार्य स्वेच्छा से जो है ये जानते हुए, उसके परिणामों को जानते हुए किया है कि उससे ऐसा हो सकता है। तो ये सेक्शन 39 को हमने क्लियर किया और बिल्कुल अच्छे से समझा, हर चीज़ को समझा, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम इसका जवाब दे सकते हैं, दृष्टांत भी हमें याद हो गया। अब हम एक सेक्शन और ले लेते हैं, सेक्शन 40, अपराध की परिभाषा इसमें दी गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, बस सिंपली इसमें पूछ लिया जाता है कि अपराध की डेफिनेशन कहाँ पर है। उसी प्रकार से सीआरपीसी में भी अपराध की डेफिनेशन है सेक्शन 2N में, और यहाँ पर भी अपराध की डेफिनेशन है 2N में, लेकिन सीआरपीसी में विस्तार क्षेत्र है, वहाँ पर जो है सभी प्रकार के अपराध जो है उसमें शामिल हैं, लेकिन यहाँ केवल आईपीसी के अपराध के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 40 अपराध, इसमें अब डायरेक्ट देखिए, इसमें कुछ लिस्ट दी गई है, क्लोज 1 मतलब क्लोज 1, 2 और 3 इसमें डिवाइडेड है ये सेक्शन। तो इसमें बोला गया है अपराध इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता के द्वारा दंडनीय की गई बात का 2 तक है। इसमें बोला गया है कि जो खंड 2 और 3 में जो अध्याय और धाराएं बताए गए हैं, यानी खंड 2, जब इसका हम खंड 2 है ये और खंड 3 है, तो इसमें जो अध्याय और धाराएं बताए गए हैं उनके सिवाय, उनके अलावा जो अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई बात का द्योतक है उसको दर्शाता है बस। यानी क्लोज 2 और क्लोज 3 में जो धाराएं और चैप्टर दिए गए हैं उनको छोड़कर कहीं पर भी अगर अपराध शब्द आता है आईपीसी की सेक्शनों में, तो उसका ये माना जाएगा कि वह दंडनीय बात का द्योतक है, ये बोला गया है सिंपल सा। इसमें से क्लोज 2 में जो था खंड 2 में जैसे बताया गया अध्याय 4 और 5A और निम्नलिखित धाराएं बताई गई है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 64, 65, 66, 71, 109, 110 ETC। उसी तरह से अन्य लिस्ट बताई गई है और उसके बाद लिख दिया गया है कि अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या इसमें पश्चात
यथा प्रसाद विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। यानी अगर विशेष या स्थानीय विधि में भी कोई अपराध किया गया है इन धाराओं में तो वह दंडनीय बात का द्योतक है। यानी इसको विस्तृत कर दिया गया है कि अगर वहाँ पर भी दंडनीय है तो उसको आईपीसी में भी ले सकते हैं, यही बोला गया है इसमें। उसी तरह से दूसरी लिस्ट दी गई है इसमें, धारा 141, 176, 177, 201, ये जो दूसरा क्लोज है, इसमें अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास से या उससे अधिक अवधि की कारावास से चाहे जुर्माना सहित या रहित दंडनीय। अब यहाँ दोनों क्लोजों को अगर देखें तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अपराध की परिभाषा क्या है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपराध की परिभाषा ये है कि कोई भी बात जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता में या विशेष विधि या स्थानीय विधि विशेष विधि जिसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, स्थानीय लोकल लॉ उसकी भी हम आगे जो इसमें आने वाले सेक्शनों में आएगी। जैसे सेक्शन 41 में जो है विशेष विधि है और 42 में आईपीसी का सेक्शन जो है उसमें स्थानीय विधि, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि आईपीसी 8060 या विशेष विधि या स्थानीय विधि में दंडनीय बना दिया गया है। यानी जिनको आईपीसी में किसी विशेष विधि में या स्थानीय विधि में जिसको क्या बना दिया गया है, ऐसे एक्ट को जिसको दंडनीय बना दिया गया है वही अपराध है। यानी ऐसा एक्ट जिसको या तो भारतीय दंड संहिता में या किसी स्पेशल लॉ में या स्थानीय विधि में, स्पेशल लॉ मतलब जैसे SC/ST एक्ट होते हैं, NI एक्ट होते हैं या NDPS एक्ट होते हैं, तो उसमें अगर कोई एक्ट किया जाता है, क्राइम किया जाता है जिसमें दंडनीय है, या फिर लोकल जो लॉ होते हैं जैसे राजस्थान में लागू होने वाला है रेंट कंट्रोल, मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है रेंट कंट्रोल, या भू राजस्व अधिनियम है MP लैंड, तो इस तरह के एक्ट में अगर कोई जो है अनलीगल बना दिया गया है उस एक्ट को, तो वही जिसके लिए दंड दिया गया है उनमें, तो वही दंडनीय बात जो है अपराध है। ये बस इस सिंपल सा आपको ये याद रखना है। हमने सिंपल में आपको बता दिया कि कोई बात जो आईपीसी या विशेष विधि या स्थानीय विधि में जिसको अगर दंडनीय बना दिया गया है तो वही सेक्शन 40 में अपराध की डेफिनेशन है। और बाकी इसमें लिस्ट दी गई है जिसको ज़्यादा आपको ध्यान से कोई ध्यान देने की, बस एक बार रीड कर लें, बाकी कोई इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें जो इसका क्लोज 2 है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप नोट करें, अंडरलाइन करें कि धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और धारा 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही होगा जो विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय है या विधि के अधीन 6 माह 6 मंथ वाली बात की गई। अगर इनमें विशेष विधि स्थानीय विधि में अगर 6 महीने का ऐसा कोई पनिशमेंट है, 6 महीने या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है, या जुर्माना सहित है, जुर्माना सहित या रहित है, यानी 6 महीने का है, 6 महीने से अधिक है, प्लस जुर्माना है या नहीं है, तो अगर ऐसा दंड इन लोकल विशेष या स्थानीय विधि में अगर है, इसका पनिशमेंट है, तो वह भी अपराध में आएगा आईपीसी के अंतर्गत। यानी इसको मतलब इसमें ब्रॉड कर दिया गया है कि स्थानीय विधि और विशेष विधि में अगर ऐसा कोई पनिशमेंट देते हैं जो 6 माह या उससे अधिक है या जुर्माना रहित सहित है, तो उसे आईपीसी में आप ले सकते हैं, आईपीसी में भी वो काउंट किया जाएगा। यानी उसका विस्तार कर दिया गया है कि आप आईपीसी में भी इसको शामिल कर लें, आईपीसी की धाराएं भी इसमें अपना कार्य करेगी। तो ये बता दिया गया है, तो इसको आपको 6 मंथ याद रखना है, 6 माह जुर्माना सहित या रहित, बस ये क्लोज 2 में है। बाकी और कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और अपराध की डेफिनेशन में बताई दी कि कोई भी बात जो आईपीसी विशेष विधि या स्थानीय विधि जिसको दंडनीय बना दिया गया है, इन लॉज में दंडनीय बनाया है वही अपराध है। ऐसा एक्ट जिसको दंडनीय बनाया है वो अपराध है। और क्लोज 2 में जैसे लोकल लॉ या स्थानीय विधि जिसमें जो पनिशमेंट 6 माह जुर्माना सहित रहित है, तो वह भी अपराध है और उसे आईपीसी में भी समाहित किया जाएगा। आईपीसी के अंतर्गत उसको शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है कि हम आईपीसी के अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेक्शन 40 क्लियर करता है।
एक सिचुएशन अपराध की कि अपराध क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन 41, 42, 43 जो विशेष विधि जिसकी हम बात कर रहे हैं और 42 इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बहुत कुछ नया सीखा। तो फ्रेंड्स, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.legalbuzz.com पर विजिट करें और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बनाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।